You want? It's okay. Otherwise, okay. You can check. मेल कर दिया ना लास्ट हमारे बाद So I welcome you post this free session for the presentation of Group Third. Your attention please. Now we are going to see what Group 3 has come up, Group C has come up for us. They are representing on the topic. What is the topic? Resource mobilization. Yesterday we had a wonderful session about that, and they will aware us about what are the strategies they have adopted in their respective institutions about this resource mobilization. I welcome them all, and we are eager to listen to their group leader. Please, sir, continue. So हमारे तरफ से शुक्ला सर will be presenting in Hindi and our PPT will be in English, so this will be a bilingual. That's great. We are going to have a bilingual presentation. Professor Shukla, please continue. आज के इस राष्ट्रीय कार्यशाला में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही आदरणीय अध्यक्ष महोदया, देश के विभिन्न राज्यों के विश्वविद्यालयों से आए हुए प्राचार्यगण एवं प्राचार्य महोदय, आज हम लोग इस कार्यशाला में जो हमारा विषय है संसाधन जुटाने की रणनीतियां, संसाधन में संसाधनों का समुचित प्रयोग। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि संसाधन का तात्पर्य हमारे आसपास की किसी भी ऐसी चीज से है जो हमारी इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने में हमारी सहायता करती है। ये हम सब जानते हैं। अर्थात किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कोई भी वस्तु संसाधन कहलाती है। अब जब शैक्षिक संसाधनों की बात होती है तो शिक्षा में साधनों का समुचित प्रयोग विद्यार्थियों को सीखने के अनुभवों को समृद्ध करना और शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। ये सुनिश्चित करता है कि उपलब्ध संसाधनों का पहचान, प्रबंधन, प्रभावी और न्याय संगत उपयोग हो, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में विकास हो सके। आज हमारे देश के सामने शिक्षा की गुणवत्ता एक महत्वपूर्ण समस्या बनी, क्योंकि मेरा मानना अपना यह है कि मूल्यविहीन शिक्षा और मूल्यविहीन राजनीति ये किसी भी देश को गर्त में ले जाती है। जहां तक मुझे लग रहा है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा ही है, शिक्षा भी मूल्यविहीन होती जा रही है और राजनीति भी मूल्यविहीन है। हम संसाधनों के वर्गीकरण को 4 भागों में बांट के आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। पहला संसाधन है डिजिटल संसाधन। डिजिटल संसाधन पे बहुत चर्चाएं हो चुकी हैं, जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गया, या जो है डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म हो गया, स्मार्ट क्लासरूम हो गया, मल्टीमीडिया हो गया, मल्टीमीडिया उपकरण, ऑनलाइन पाठ्यक्रम हो गया, ई लर्निंग संसाधन हो गया, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना हो गया, जैसे गूगल है, स्वयं है, मूक, तमाम ऐसे संसाधन हैं कि जिसके द्वारा हम शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं और बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक प्रश्न चिन्ह उठता है। रिपोर्ट ये बताते हैं कि आज हमारे देश में केवल 48% लोगों के पास एंड्रॉइड फोन है। तो जिनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, क्या हम उनको इंटरनेट की सुविधा से शिक्षा दे सकते हैं? ये हमारे सामने चैलेंज है। हम लोग वास्तविकता ये है, मैं बिहार से हूँ, डॉक्टर मानिक मोहन शुक्ला विभागाध्यक्ष विभाग अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज गया। हम लोगों का ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आते हैं, सबके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, सबके पास मोबाइल की सुविधा नहीं है, या सबके पास उतना संसाधन नहीं है। फिर भी हम इसको इसमें ऐड करते हुए और विद्यालय में ऐसी सुविधा उपलब्ध करा करके और बच्चों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विकास कर सकते हैं। जो दूसरा पॉइंट आता है वो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इसको वित्तीय संसाधन कहते हैं। वित्तीय संसाधन के रूप में आप देखते हैं इसमें सरकार के द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि, जैसे बजट है, अनुदान है, यूजीसी का सब्सिडी है, निजी क्षेत्र की भागीदारी है, CSR छात्रवृत्ति परियोजन, गैर सरकारी संगठन में आप ले लीजिए NGO को,
या जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सहायता जो मिलती है, उनमें यूनिसेफ है, यूनेस्को है, विश्व बैंक है, इन तमाम संगठनों से अनुदान और शैक्षिक सहायता लेकर के हम अपने शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। अब जो मेन फैक्ट है, मेन आता है वो भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधन आज हमारे पास हर विद्यालय के पास लगभग उपलब्ध है। वो जमाना पहले था जब भौतिक संसाधनों की उपयोगिता नहीं थी, जब शिक्षा 2 पिलर एजुकेशन हुआ करती थी, शिक्षा के 2 ध्रुव हुआ करते थे। एक ध्रुव पे अध्यापक हुआ करता था और दूसरे ध्रुव पे छात्र हुआ करते थे। एक श्रोता होता था, दूसरा वक्ता होता था। एक पूर्ण विकसित व्यक्तित्व होता था, दूसरा अल्पविकसित व्यक्तित्व होता था। लेकिन आज देश काल और परिस्थिति के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बदलते हैं, और जब शिक्षा के उद्देश्य बदलते हैं तो हमको उसके अनुसार अपने आप को चेंज करना पड़ता है। तो आज हम लोग के सामने जो भौतिक संसाधन की बात आई, तो भौतिक संसाधन लगभग हर क्षेत्र में है। हर विद्यालय के पास भौतिक संसाधन होता है। एक फ्राबेल का एक कथन है कि विद्यालय एक उपवन है, बालक एक कोमल पौधा है, अध्यापक एक कुशल माली है। तो जिस तरह से माली पौधों की सुरक्षा करता है, माली पौधों को सही दिशा देने में अपना कार्य करता है, अपना सब कुछ लगा देता है, यानी पौधे इधर उधर न जाने पाए, सही दिशा में जाएं, उसी तरह से हमारा कार्य है। विद्यालय का कार्य, विद्यालय का कार्य करेगा कौन? शिक्षक। तो मेरे कहने का आशय यहाँ ये है कि विद्यालय को उपवन के रूप में लेकर के, और जो बच्चे वहां, चूंकि विद्यालय एक इनका जो है डीवी साहब का कथन है कि विद्यालय सामाजिक संस्था है, विद्यालय समाज का लघु रूप है। विद्यालय में समाज की वायु आती है, समाज के दरवाजे और खिड़कियों से परिष्कृत होकर पुनः समाज में वापस लौट जाती है और समाज को परिष्कृत करती है। तो हम समाज को दे क्या रहे हैं? विद्यालयों का योगदान बहुत बड़ा है। लेकिन आज जो गगन बिहारी विद्यालय चल रहे हैं, अर्थात बिना अध्यापकों के विद्यालय चल रहे हैं, ये आपसे छुपा नहीं है। ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए, कितने विद्यालय ऐसे हैं। मैं बीएड कॉलेज में हूं, बीएड कॉलेज की बात मैं कर रहा हूं कि कितने बीएड कॉलेज में अध्यापक हैं, 1:15 रेशियो डेंसिटी लगती है। और कितने विद्यालय ऐसे हैं आपके देश में जिनके यहाँ अगर 2 यूनिट है तो उनके पास 15 अध्यापक हैं। आप निकालिए डाटा देखिए। मुझे तो लगता है कि शायद ही कोई विद्यालय ऐसे हों। तो आज जब विद्यालय में शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो विद्यालय कैसे उपवन बन पाएगा? विद्यालय कैसे वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं कि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे, कैसे देंगे, कौन देगा? अगर इंटरनेट से, अगर वित्तीय सहायता से, या जो है मल्टीमीडिया से शिक्षा प्राप्त करने, शिक्षा हम गुणवत्तापूर्ण दे सकते हैं, तो फिर अध्यापक की आवश्यकता नहीं है। महोदय, हम पुस्तकालय में विद्यार्थी जाना नहीं चाहता। पुस्तकालय खुले हुए हैं, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, पढ़िएगा तब ना। आज आप देखिए, अगर वाचनालय, प्रयोगशालाएं, पाठ्य पुस्तकें, सब कुछ सबके पास, फर्नीचर सब कुछ है, लेकिन उसका उपयोग करने वाला कौन है, ये देखना महत्वपूर्ण है। उपयोग हो रहा है संसाधनों का कि नहीं हो रहा है? रूसो ने एक बात कही है कि बालक वह पुस्तक है जिसके प्रत्येक पृष्ठ को पढ़ना अध्यापक के लिए अनिवार्य है। तो बालक पुस्तक कैसे है? बालक पुस्तक इस रूप में है कि बालक की रुचियों को जानिए, बालक की योग्यताओं को जानिए, बालक के आकांक्षा स्तर को जानिए कि बालक जो सामने लर्नर बैठा हुआ वो चाहता क्या, किस तरह के एजुकेशन वो चाहता है। अगर हम वो नहीं दे सकते हैं, उसको पढ़ नहीं सकते हैं, तो उसके बारे में जानेंगे नहीं, उसकी रुचि के बारे में जानेंगे नहीं। क्योंकि आज की जो स्थिति है, आज अध्यापक केंद्रित शिक्षा नहीं रह गई है, आज छात्र केंद्रित शिक्षा है। छात्र क्या पढ़ना चाहता है, हमें उसको पढ़ना होगा, हमें उसको जानना होगा। और विवेकानंद साहब ने भी कहा, विवेकानंद जी का हम लोग सब जानते हैं, उन्होंने क्या कहा है कि सही माने में अध्यापक वही है जो छात्रों के स्तर पे आके शिक्षण कार्य करे, छात्रों की आंख से देखे, छात्रों के कान से सुने और अपने मस्तिष्क से विचार करके तब निर्णय ले, वो सही माने में अध्यापक कहा जाता है। मानिएगा, मैं कहना चाहता हूँ, विवेकानंद जी ने भी इस बात को कहा। हम लोग, हमारे यहाँ बीएड पाठ्यक्रम में है भी, कंटेम्परेरी ऑफ इंडिया एजुकेशन लोग पढ़ाते हैं कि अतीत में जो कुछ भी हुआ वो तो हम ग्रहण करेंगे, वर्तमान में ज्ञान के दरवाजे खुले रखेंगे, वर्तमान में जो कुछ भी है उसको हम ग्रहण करने के लिए दरवाजे खुले रखेंगे, और भविष्य के लिए योजनाएं बनाने में हम पीछे नहीं रहेंगे। तो विवेकानंद जी को हम अगर उनके आदर्शों का पालन करते हैं, उनकी बातों का पालन करते हैं, तो निश्चित तौर पर अध्यापक सही माने में वही है जो जीवन में विद्यार्थी बना रहे। ये वो साहब का कथन है। महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि भौतिक संसाधन हमारे पास बहुत कुछ है,
भौतिक संसाधनों की कमी नहीं है। विद्यालय भवन है, पुस्तकालय है, वाचनालय है, प्रयोगशालाएं हैं, पाठ्य पुस्तकें हैं, फर्नीचर, सारी चीजें हैं। अब जो मेन फोकस है, मेन बिंदु जो है वो है मानवीय संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स। बिना ह्यूमन रिसोर्स के आपके पास, मेरा अपना मानना यह है कि शिक्षा के उद्देश्य कितने भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, कितने भी महान क्यों ना हो, कितने भी व्यापक क्यों ना हो, पाठचर्या कितनी भी जनतांत्रिक क्यों ना हो, कितना भी लचीली क्यों ना हो, शिक्षण विधि कितना भी छात्रोपयोगी क्यों ना हो, कितना भी मनोवैज्ञानिक क्यों ना हो, भौतिक संसाधन कितना भी उपलब्ध क्यों ना हो, अगर डिजिटल संसाधन आपके पास कितना भी उपलब्ध क्यों ना हो, अगर शिक्षक योग्य नहीं है, उसे वो अपने विषय का विशेषज्ञ नहीं है, उसे अपने कार्य में रुचि नहीं है, वो शिक्षण कार्य में रुचि नहीं रखता है, तो मुझे नहीं लगता है कि समाज जो अपेक्षा शिक्षक से कर रहा है वो उसको फुलफिल कर पाएगा। मेरा अपना मानना यह है कि कहा गया कि योग्य अध्यापकों का देश उज्जवल भविष्य का देश होता है, और कोई भी देश अपने अध्यापकों के स्तर से ऊपर नहीं उठ सकता है। हमें जान रहे हैं, हमें जानकर भी गलतियां कर रहे हैं, हम अध्यापकों के निर्माण पर विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप जरा देखिए कि जिस देश में 90% शिक्षण संस्थाएं पब्लिक सेक्टर में हो, अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएं, जहां न तो अध्यापक हैं, न कोई क्लासेस चलते हैं, न अध्यापकों का निर्माण सही ढंग से होता है, और आप कहते हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। मुझे तो कदाचित इतने संदेह। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं आप लोगों के सामने, ये बात दूर तक जानी चाहिए कि शिक्षा की गुणवत्ता अगर सुधारना है तो अध्यापकों के प्रशिक्षण पर ध्यान देना आवश्यक होगा। आज देश में जिस तरह से आदर्शता, ज्ञान शून्यता, चरित्रहीनता, भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, परिवारवाद, तमाम तरह का बोलबाला है, अगर इसको कोई दूर कर सकता है तो योग्य अध्यापक ही दूर कर सकता है। इंटरनेट दूर नहीं कर सकता है, संसाधन दूर नहीं कर सकता है, या जो है आपका जो है कोई भी चीज नहीं दूर कर सकता है। संसाधनों का प्रभावी अगर रखरखाव की बात की जाए कि हम किसको सौंप रहे हैं, आज अध्यापकों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अध्यापकों से समाज को अपेक्षा है, क्या हम उसे अपेक्षा को पूर्ण कर रहे हैं? डॉक्टर ब्राउन की एक परिभाषा, डॉक्टर ब्राउन ने कहा है कि जब अध्यापक दौड़ता है तो उसके छात्र चलते हैं, जब अध्यापक चलता है तो उसके छात्र बैठ जाते हैं, और जब अध्यापक बैठ जाता है तो उसके छात्र सो जाते हैं। मान्यवर, जिस देश का छात्र सो गया वो देश सो गया, वो राष्ट्र सो गया। तो अध्यापक को तो हमेशा दौड़ना है, अध्यापक को तो हमेशा परिश्रम करना है, और जैसा कि मैंने कहा कि सही मायने में अध्यापक वही है जो जीवन भर विद्यार्थी बना रहे। हमेशा आपको पढ़ना, आपको विद्यार्थी को पढ़ना, आपको विद्यार्थी को जानना है, आपको अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना है। हम लोग हमेशा अपने विद्यार्थियों के साथ संयोग से हमारे कार्य में माननीय समतुल इस्लाम सर प्रिंसिपल रहे हैं 1 साल तक, जान रहे हैं कि 80% 90% उपस्थिति कंपल्सरी रखते हैं, और 80% प्लेसमेंट भी है हमारे कॉलेज का। सर को पता है, हमारे प्रिंसिपल रहे हैं, आप दूसरे कॉलेज में हैं लेकिन हमारे हम प्रिंसिपल रहे हैं सर। तो लेकिन ये सौभाग्य रहा है कि हमारे जो भी प्रिंसिपल हुए हैं किसी ने एकेडमिक कार्य में दखलंदाजी नहीं किया कि सुबह जैसा आप चलाते हैं एकेडमिक कार्य चलाइए, इसके लिए हम अप्रिशिएट करते हैं सबको। तो माननीय, मेरा ये कहना है कि अब वो जमाना नहीं है। आज की जो स्थिति है, आज अगर आप कहें कि सारे संसाधन आपके पास मौजूद हैं और अगर आप फेस टू फेस एजुकेशन को नहीं देना चाहते हैं, तो आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वो कार दिला रही है, और हमको चाहिए संस्कार, कार के साथ संस्कार। तो वो शिक्षा बेकार है जो संस्कार न दिला सके। आज की शिक्षा ऐसी शिक्षा होनी चाहिए कि जो कार के साथ संस्कार भी दे। ये जो हमारी परंपरा रही है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता को नमः माता जाए, लोग बैठे हैं, बताइए कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो सुबह उठ के माता पिता को प्रणाम करते हैं? अगर नहीं करते दोषी कौन है? निश्चित तौर पे हम दोषी, हम अपनी बात को, अपने कभी को एक्सेप्ट न करें अलग मैटर, लेकिन हमको इस बात को देखना होगा कि हम क्या संस्कार दे रहे हैं। आज आप ले जाइए वृद्धाश्रम में जाइए तो वहां किसी किसान का बाप नहीं मिलेगा, IAS का बाप मिलेगा, IPS का बाप मिलेगा, डॉक्टर का बाप मिलेगा, इंजीनियर का बाप मिलेगा।
क्या ये सच्चाई नहीं है? आप देख, ये क्या हम यही शिक्षा व्यवस्था कर रहे हैं? क्या हम यही शिक्षा दे रहे हैं कि शिक्षा देने के बाद अभी हम लोग तो ग्रामीण अंचल से आते हैं। गांव का व्यक्ति, जो ग्राउंड रिपोर्ट हो बता रहा हूं आपको, गांव का व्यक्ति शहर में अगर आ जाए तो सबसे पहले उसे कब जाना है, टिकट कब का है वापस का, उसको ये नहीं दिखा जाता कितना दिन रहिएगा, कब जाना है तुरंत दिखा जाता है। कितना उसको महत्व देते हैं लोग। मेरे कहने का अर्थ यहाँ ये है मान्यवर कि कितनी भी सुविधाएं क्यों ना हो जाएं, कितना भी आपका इंटरनेट या मल्टीमीडिया एक्टिव क्यों ना हो जाए, फेस टू फेस एजुकेशन का कोई स्थान ले नहीं सकता। अध्यापक का कोई स्थान ले नहीं सकता है। अगर अध्यापकों को निगलेक्ट कीजिएगा, अगर अध्यापकों के प्रशिक्षण पर ध्यान नहीं दीजिएगा, आप जरा देखिए जितने अध्यापक हैं, जैसे है आज इसलिए क्या है कि प्राथमिक शिक्षा की नींव कमजोर है, माध्यमिक शिक्षा की दीवारें जर्जर हैं और उच्च शिक्षा के तंबूरे बेदम दिखाई दे रहे, उसमें कोई दम नहीं है, कंगूरा बना हुआ है उस शिक्षा की शिक्षा हमको देखते हैं। ये लड़का आता है पीजी किए हुए, कहते आप अपनी बात लिख करके दीजिए, तो लिख नहीं पाता, ये कम्युनिकेशन नहीं लिख पा रहा, ये सच्चाई है। तो क्यों नहीं लिख पा रहा है? क्या बच्चा ही दोषी है? हम तो अपने आप को दोषी मानते। अगर बीएड का विद्यार्थी है, बीएड करके वो जा रहा है, टीचर बन रहा है, चाहे वो माध्यमिक में बन रहा हो चाहे प्राथमिक बन रहा हो, हम उसको कहें कि वो शिक्षण कौशल नहीं जानता है, शिक्षण सूत्र नहीं जानता है, शिक्षण सिद्धांत नहीं जानता है, शिक्षण विधि नहीं जानता है, शिक्षण स्तर नहीं जानता है, अगर वो नहीं जानता है तो हम तो केवल ये कहें कि वो नहीं जानता है। वो कहते हैं अध्यापक बताया नहीं, अध्यापक कहते हैं कि वो सीखा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तो दोषी ग्रुप का फोकस चाहिए। तो कहीं ना कहीं तो दोषी हम लोग हैं। तो संसाधनों का जो प्रभावी कुशल प्रबंधन है उस पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है कि शिक्षा के लक्ष्यों के अनुसार संसाधनों की आवश्यकता है, जो आवश्यकता है उसका मूल्यांकन करें। आवंटन और उपयोग पर बल देते हैं हम कि प्राथमिकताओं के आधार पर संसाधनों का उचित वितरण और उपयोग तथा पारदर्शिता हो, उसमें जवाबदेही हो कि किसको संसाधन आप सौंप रहे हैं। निगरानी और मूल्यांकन की बात आती है कि संसाधनों के उपयोग की नियमित समीक्षा और आवश्यकता अनुसार समायोजन हो। स्थानीय संसाधनों के उपयोग के बारे में हम चर्चा करते हैं तो स्थानीय समुदाय, पर्यावरण और उपलब्ध संसाधनों का शिक्षण में समावेश करें। जैसे स्थानीय विशेषज्ञों को कक्षा में बुलाएं। अगर हम रूरल एरिया में हैं तो रूरल एरिया के लोगों को अगर हम बहुत बाहर से बुला लेते हैं तो उनकी भाषा को नहीं समझेंगे, वो वहां की बात को नहीं समझेंगे, उनकी प्रॉब्लम क्या है नहीं समझेंगे, तो किस तरह से वो उनके समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। तो स्थानीय विशेषज्ञों को कक्षा में आमंत्रित करना, स्थानीय स्थलों के शैक्षिक भ्रमण करवाना, उनका आयोजन करना, स्थानीय समुदाय को विद्यालय विकास के कार्यक्रम से जोड़ना, ये जो है हमारे स्थानीय संसाधनों के उपयोग में आता है। संसाधनों की उपलब्धता और समानता की बात आती है। मान्यवर सभी विद्यार्थियों के लिए संसाधनों का समान उपलब्धता सुनिश्चित है। ये मुझे ध्यान देना है कि जितने विद्यार्थी आपके पास हैं उन सब के पास संसाधनों की समान उपलब्धता है कि नहीं, ये देखना मेरा दायित्व है, आपका दायित्व है, हमारा काम है। और दूसरा है वंचित समूहों के लिए विशेष ध्यान देना। तमाम वंचित समूह हैं जो किसी भी कारण तो उनके ऊपर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। संसाधनों का रखरखाव और स्थिरता की बात आती है। मान्यवर संसाधनों को नियमित रखरखाव या नियमित देखभाल सुनिश्चित करना ये हमारा दायित्व है। अगर हम उसको सही ढंग से निर्वहन नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें कमियां आएंगी। अस्थायी उपयोग के लिए योजनाएं बनाना, तो इन सब चीजों को अगर हम लेकर के चलें तो निश्चित तौर पर हम संसाधनों का समुचित उपयोग सभी विद्यार्थियों के लिए अगर कर सकते हैं तो हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकते हैं। मेरा अपना मानना यह है कि शिक्षा में संसाधनों का संग्रहण और आवंटन शिक्षा क्षेत्र के विकास और सुधार के लिए आवश्यक है। इससे सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में न केवल सहायता मिलेगी बल्कि शिक्षा के स्तर में सुधार होगा तथा सामाजिक एवं आर्थिक विकास में भी योगदान मिलेगा। तो मेरा केवल इतना कहना है कि शिक्षा की गुणवत्ता को अगर सुधारना है तो जो भी संसाधन हमारे पास हैं उन संसाधनों का हम समुचित ढंग से, बेहतर ढंग से और समानतापूर्वक सबके लिए उपयोग कर सकें, जिससे हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को दे सकें, जिससे देश का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो और व्यक्तिगत कल्याण हो। इन शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और वाणी को विराम देने से पहले
जो हमारे ग्रुप के सदस्य हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि सभी सदस्य हमसे वरिष्ठ हैं, हमसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन सभी लोगों ने मुझे प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को और अन्य सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Professor Shukla. It was a quite inspiring presentation. Inspiring का अगर मैं हिंदी में ही जवाब दूँ, if I'm correct, it's प्रोत्साहन क्या है? प्रोत्साहन। Very inspiring for us. And मेरी दो रिमार्क्स हैं। मुझे लगा हम यहाँ नहीं, हम शायद पार्लियामेंट में बैठे हैं। Came to my mind. Yes, really. And second thing that we identified with the Indian knowledge system, because this was delivered in the Indian national language Hindi, so that was great, that was fantastic. And he covered all the aspects of the resources, be the physical, be the human resource, or be the infrastructural and digital resources. Now, regarding the initiatives in your colleges, and if the group members, first we'll give opportunity to the team members, if they have to add something to the presentation, or if they want to express their views, and then it's open for the forum. First for the group members. Yes, Madam will share. Namaste to all, respected Chair Madam and Professor Neeru Madam, and all the participants who were here. I am very much happy that from the 5 days I am a good listener here. Because I used to say my students that listening ability is one of the best quality of any individual. But why I am listener, because all the participants who were participating in this workshop is very experiential in their own perspectives. I am listening to this young, energetic man also. I used to observe his energy and everything. Thank you, Professor Neeru Madam, for this wonderful opportunity. We got the topic resource mobilization strategies in colleges. Sir was presented very descriptively about the resource mobilization strategies, and some of the yesterday Mona Madam very descriptively explained the financial resource mobilization in our institution, which we can introduce in our college. But some of the points from the manual resource mobilization, we already pointed in the PPT. One is volunteering program, that is encouraging the students and faculties and community members to participate in the teaching and maintenance and digitalization and skill development programs. And in the physical resource mobilization, infrastructure sharing can be done. Collaborating with the nearby schools and colleges. I think this is discussed in the last few days. Okay, recycling and upcycling, like repurposing the old furnitures and computers, equipments can reduce the cost, and this can be done. And industry donations we can do, and green campus initiatives can be done by our institution, and library and book banks. Creating book sharing programs among students and faculty to minimize the textbook expenses. Okay, for the financial resource mobilization in our organization, we used to do some of the crowdfunding programs, like bringing some of the personality who were very familiar to the students, like Hariharan, like that person. We are bringing them to the institution, and that one activities being done in our institution. And one more thing, we organized a fair related to agriculture. That is also wonderful crowdfunding activities which we have. That's it. Thank you for sharing your views. And now anybody? मेरा वाला घर में छूट गया इसलिए आगे All in the forum. Yeah, you want to share this? Yesterday we heard about resource mobilization के बारे में. What is the Mic is behind the it's sort of speak a little louder. mic is behind the screen. Oh, it doesn't. I Turn think the it is It's here. behind this. It's all right. थोड़ा सा आगे करिए.
One of the funding source was talked about was CSR. और कल जब वोटिंग हुआ था तो we said कि कई लोग थे जिन्होंने no वोट किया था. CSR का there's a pros and cons of CSR, and I admit when I was principal I received almost 50-20 lakh when I was principal as a CSR from I remember it was Power Grid. Like CSR का there's one big drawback, that is एक तो reliability नहीं है, दूसरा sustainability नहीं है. We don't know, शायद इस साल 15 लाख मिल गया, अगले साल 1 करोड़ मिल जाए, तीसरे साल कुछ भी ना मिले. So that is one of the biggest drawbacks. So therefore CSR can mostly be used only for capital establishment. हाँ, बिल्डिंग बनाना है, ठीक है. लेकिन one of the biggest, मैं अपनी कॉलेज की बात करता हूँ, जब मैं प्रिंसिपल था, even now, human resource का हमें इतना बड़ा प्रॉब्लम है. लेकिन अगर हम CSR से मांगने जाए कि हमें थोड़ा सा human resource के दे दो, there will never be. So that is reliability and sustainability is one of the biggest problem. And then CSR का एक और है कि they always want a huge credit. तो वो फूंफा शोशा जो है बहुत चाहिए. So unless and until, and that only comes if the project is short term. एक बिल्डिंग बनाना है, ठीक है, या एक नेशनल सेमिनार करना है, प्रधानमंत्री से इनॉग्रेट किया, दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय, उतना तक ठीक है. अगेन कॉलेज में हमें अकाउंटेंट चाहिए, 1 साल का तनख्वाह दे दो बोलेगा तो CSR भूल जाओ बोलेगा. So this is just a pros and cons of CSR की reliability and sustainability is a big issue. So this is just अगर आपको कैपिटल और एसेट्स बिल्ड करने के लिए भी मिल जाता है, बट वी मस्ट नॉट लूज द अपॉर्चुनिटी, वी मस्ट टेक that is दैट. true, that is true. ठीक है ना, बिकॉज़ दैट्स द बिग अपॉर्चुनिटी, वो हमारे पास रहेगा भी. सो इट्स ओपन टू फोरम नाउ, एनीबॉडी हु वांट्स टू शेयर. I just want to bring up one issue. Of course, this was discussed earlier also. So there is a suggestion of renting the premises and generating revenue out of it. But here, one of the major drawback is that, as it was discussed in the previous session also. See, this is a issue in government institutions. The government campus and government buildings, it's a state property actually. And any revenue we generate, first of all, the principal has no authority to rent it out actually. Okay. Secondly, even if we generate any revenue out of it, it becomes a state revenue, not the college revenue. It has to be remitted to the government exchequer. Let me share one experience. See, we have a neighboring government college in Mangalore, and it's in the middle of the town actually. So they had allowed some commercial holdings to be placed in their campus, and they generated some revenue out of that, and they used it for college development. And the principal is facing a charge now because he has misused funds. As per the audit word, I am using it. So this is one major issue which needs to be addressed at the state level actually. Did they first remit the account inside the bank account? Or did they use cash? See, there are two things in it. Was the money inside the... No. See, in Karnataka structure, there is a provision of a college development committee actually. Everywhere it is. So we call it a CDC. Okay. And during the admission time, we can collect up to 600 rupees, depending on the local requirement, as the CDC fund. Okay. And the principal can use it For college. for allowed college development activities. But again, the rider is that the CDC is headed by the local MLA, and there is a college development committee of educational experts, representatives from industry, then representatives from the alumni association, things like that. And he has to take the approval of the committee every time for all the expenditure he makes on this CDC fund. So the principal has used this revenue what he earned from the holdings into the CDC account, which is not allowed actually as per the state law. It has to go into the state account actually. Yeah, exactly. Any revenue that we Yeah. generate, it is to be remitted to the estate. Exactly. So this is one hindrance to
generate revenue by renting the premises and things like that. Baramulla is doing, I don't know how they're doing. Yes, no, we're doing it. Is that autonomous college? No, it is not autonomous college. That's what we have various finance heads. We have various financial heads. We have financial heads where we collect money. It's a miscellaneous fund. Okay, it is a government account. It's not our own account. It's being monitored by the government. But still, it's not. Put it there. It's a college. It's a college account Yes. under miscellaneous head. Under miscellaneous head, and then we utilize it. For the maintenance, for example, if we are renting out the auditorium to some person. In Karnataka, it cannot be done. It has to go to the, Why are we doing it? it has to And be, not only us, Audit many colleges are doing it. in Karnataka, it has to be debited to the government exchequer through a chalan, which the principal, Everything has to Exactly. Anything you generate will have some positive factors. आपने state का हो गया permission. We have that local fund committee. We have that local fund committee where we are authorized to spend according to the NAC rating out of the college level. Even let me give another To example. the director. See, we conduct Karnataka Public Service Commission examinations in the college, and the KPSC pays some rent to the college building. Even that rent also we cannot use in the college. It should be deposited to the government exchequer. Exactly. You know that we bucket utilizing the land we collect from that directly deposit to the government. That's hard that makes us this. It comes as a performance indicator which college has generated. In Kashmir, there was a college, the principal rented out to some organization who was organizing a conference. The organizers, they were आपका और आपका डिस्ट्रिक्ट हमारा तो डिफरेंट है हमारा गवर्नमेंट कंट्रोल आपका गवर्नमेंट का but that's why you are not the principal was being the We have had audits, fully audits. There has been no audit objection at all. Nothing. Maybe state laws, there may be difference in state laws. गोरी सामने I think it got audit new one. Last one what? No problem. Better single out. Audit के लिए बहुत बड़ा काम है वो नहीं रखना होता audit वो नहीं है वो बस यूज कर सकते हैं Auditorium है, वो नहीं है वो बाकी जो है इग्नो वगैरह इसमें भी कुछ लिया इग्नो वाला किसमें जाता है? इग्नो वाला मतलब होता है Government action के लिए। वो तो क्या है? इंस्टीट्यूशन के लिए होता है। नहीं मैम उसकी हमने एक बिल्डिंग बनाई है उधर क्लास में। इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं जो पता है। नहीं कर सकते so we conclude this session. If there is no other observation or no other sharing, then we conclude this. So we will now conclude this Let us please. And the next presentation is coming up. Madam, I take this opportunity to personally thank on behalf of the members for organizing this, for giving us this opportunity to come out here and spend those days. It's a wonderful really. I on behalf of all the participants extend deep thanks to you madam for organizing, and please convey our thanks to Aarti madam also. And we hope to come again and again here.